ज्यादातर बिजनेस जब अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं तो उनका दिमाग एक ही जगह अटक जाता है, कंपटीशन। अपने प्रतिद्वंदी को कैसे हराया जाए, मार्केट शेयर कैसे छीना जाए। मतलब ये सोच ही एक लड़ाई के मैदान जैसी है, एक लाल सागर जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है और पानी आप कह सकते हैं खून से लाल हो चुका है। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर जीतने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना ही ना हो? और यहीं पर आज की बातचीत का सबसे दिलचस्प आइडिया आता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कंपटीशन को मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। अच्छा। हाँ, ये नए बाजार बनाने के बारे में है जिन्हें हम नीले सागर कहते हैं। विशाल, गहरे, अनछुए मौके जहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि आप खेल की नियम ही खुद बना रहे होते हैं। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर असल में होता कैसे है? मतलब ये सिर्फ एक थ्योरी है या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे। हम कुछ कमाल के उदाहरण देखेंगे। एक सर्कस जिसने जानवरों और स्टार परफॉर्मेंस को हटाकर भी दुनिया जीत ली, और एक ऐसी वाइन जिसने इंडस्ट्री के सारे नियम तोड़कर उन लोगों को अपना बना लिया जो कभी वाइन पीते ही नहीं थे। बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्कस का उदाहरण, ये वाकई दिलचस्प है। जब भी मैं सर्कस के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में वो बड़े बड़े नाम आते हैं, रिंगलिंग ब्रदर्स और बानुमन बेली। हाँ बिल्कुल। लेकिन 90s के दशक तक ये इंडस्ट्री लगभग खत्म हो रही थी। बच्चे वीडियो गेम्स की तरफ जा रहे थे, जानवरों के अधिकारों को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सर्कस का खेल अब खत्म हो चुका है। और फिर एंट्री होती है सर्क डू सोले की। बिल्कुल। और सर्क डू सोले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम रिंगलिंग ब्रदर्स से बेहतर सर्कस कैसे बना सकते हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा ही नहीं, उन्होंने एक पूरी तरह से अलग सवाल पूछा। हम एक ऐसा मनोरंजन कैसे बना सकते हैं जो सर्कस जैसा हो भी और न भी हो। और इसी सोच से उन्होंने एक 4 एक्शन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। 4 एक्शन फ्रेमवर्क? हाँ, ये किसी भी इंडस्ट्री के लॉजिक को तोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ठीक है, इसे थोड़ा आसान करते हैं। इसका पहला एक्शन क्या था? पहला एक्शन है एलिमिनेट। यानी उन चीजों को पूरी तरह से हटा दो जिन पर इंडस्ट्री दशकों से पैसा और मेहनत मतलब बर्बाद कर रही है। सर्क डू सोले ने देखा कि पारंपरिक सर्कस के 2 सबसे महंगे हिस्से थे। क्या थे वो? एक तो स्टार परफॉर्मर्स और दूसरे जानवरों के एक्ट्स। अच्छा। स्टार परफॉर्मर्स की फीस बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन सच तो ये कि आम जनता के लिए वे कोई फिल्मी सितारों जितने बड़े नहीं थे। सही बात है। और जानवरों को रखना, ट्रेनिंग देना, ट्रांसपोर्ट करना, ये न सिर्फ महंगा था बल्कि इस पर नैतिक सवाल भी उठ रहे थे। तो उन्होंने इन दोनों को पूरी तरह हटा दिया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा जोखिम लगता है। मतलब सर्कस से जानवर और स्टार परफॉर्मर ही हटा दिया? हाँ। ये तो ऐसा है जैसे किसी रेस्टोरेंट से उसका सबसे मशहूर पकवान ही हटा देना। लोगों ने इसे अजीब नहीं माना? आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, पर यहीं पर उनकी जीनियस छिपी थी। उन्होंने कुछ हटाया तो कुछ कम भी किया। अच्छा। ये है दूसरा एक्शन, रिड्यूस। यानी किन चीजों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे ले आया जाए। उन्होंने पारंपरिक जोकरों के भद्दे मजाक, जो स्लैपस्टिक ह्यूमर होता है, उसको बहुत कम कर दिया। उसकी जगह एक ज्यादा आकर्षक और आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर लाया गया। उन्होंने 3-3 रिंग में एक साथ चलने वाले शोज को भी खत्म कर दिया। हाँ, उसे तो ध्यान बंटता है बहुत। बिल्कुल, दर्शकों का ध्यान बटा रहता था। अब सिर्फ एक रिंग थी जहां हर कोई अपना पूरा ध्यान लगा सकता था। ठीक है, तो उन्होंने लागत कम करने के लिए कुछ चीजें हटाई, कुछ कम की, लेकिन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कुछ जोड़ा भी होगा, वरना लोग पैसे क्यों देंगे? हाँ, और यहीं पर कहानी दिलचस्प होती है। तीसरा एक्शन है रेज मतलब बढ़ाना। एग्जैक्टली। यानी किन चीजों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कई ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने पूरे अनुभव को एक प्रीमियम लेवल पर पहुंचा दिया। जैसे कि जहां दूसरे सर्कस किराए की जगहों पर शो कर रहे थे, वहीं सर्क डू सोले ने अपने आलीशान तंबू बनाए। दर्शकों के लिए लकड़ी की बेंचों की जगह आरामदायक सीटें लगाई गईं। उन्होंने पूरे माहौल को एक थिएटर जैसा, एक खास शाम जैसा बना दिया। और चौथा एक्शन, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया होगा, कुछ बिल्कुल नया बनाना। सही पकड़ा। चौथा एक्शन है क्रिएट। यानी ऐसी कौन सी चीजें बनाई जाएं जो इस इंडस्ट्री ने पहले कभी देखी ही ना हो। यहाँ सर्क डू सोले ने सर्कस को थिएटर और बैले के साथ मिला दिया। उन्होंने हर शो में एक कहानी, एक थीम डाली। अच्छा, मतलब सिर्फ अलग अलग एक्ट्स नहीं थे,
एक पूरी कहानी थी। बिल्कुल। परफॉर्मेंस के साथ चलने वाला कलात्मक संगीत और डांस जोड़ा। हर शो का अपना ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर होता था जो एक लाइव बैंड बजाता था। असल में उन्होंने सर्कस को बच्चों के मनोरंजन से उठाकर बड़ों के लिए एक कलात्मक अनुभव बना दिया। वाह। अब उनका मुकाबला रिंगलिंग ब्रदर्स से नहीं, बल्कि शहर में चल रहे ब्रॉडवे शो, ओपेरा और बैले से था। तो उन्होंने अपने ग्राहक ही बदल दिए। वे उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो शायद कभी सर्कस देखने जाते ही नहीं। बिल्कुल। और इसी वजह से वे ज्यादा कीमत भी वसूल सकते थे। बिल्कुल। और इसे ही वैल्यू इनोवेशन कहते हैं। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं दिल है। वैल्यू इनोवेशन। हाँ, ज्यादातर कंपनियां बेहतर या सस्ता की दुविधा में फंसी रहती हैं। या तो ज्यादा पैसा खर्च करके बेहतर प्रोडक्ट बनाओ या फिर लागत कम करके सस्ता बेचो। राइट। वैल्यू इनोवेशन कहता है कि ये दुविधा ही गलत है। असली जादू तब होता है जब आप पूछते हो हम बेहतर और सस्ता दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। सर्क डू सोले ने जानवरों और स्टार्स जैसी महंगी चीजें हटाकर अपनी लागत घटाई, सस्ता और साथ ही थिएटर के एलिमेंट्स जोड़कर एक प्रीमियम अनुभव बनाया। बेहतर, ये सवाल ही आपको लीक से हटने पर मजबूर कर देता है। सर्कस वाला उदाहरण तो कमाल का है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक मरते हुए उद्योग में भी जान फूंकी जा सकती है। लेकिन क्या ये तरीका सिर्फ मनोरंजन जैसी इंडस्ट्री में ही काम करता है या फिर किसी रोजमर्रा के प्रोडक्ट जैसे वाइन में भी लग सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है। चलिए अमेरिकी वाइन उद्योग को देखते हैं। ठीक है। ये बाजार बहुत भीड़ भरा था, जिसे हम लाल सागर कह सकते हैं। कैलिफोर्निया की वाइन्स का दबदबा था, पर फ्रांस, इटली, चिली से भी कड़ी टक्कर थी। और नए लोगों के लिए ये बाजार बहुत डरावना था। टैनिन, ओक, विंटेज, एजिंग, ऐसे शब्द जो आम इंसान को डरा देते थे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। दुकान में वाइन की पूरी दीवार देखकर ही घबराहट होती है कि कौन सी खरीदें। एग्जैक्टली। और इसी समस्या में ऑस्ट्रेलिया के एक ब्रांड येलो टेल ने एक मौका देखा। अच्छा। उन्होंने वाइन के जो पारखी लोग थे उनको टारगेट करने के बजाय उन लोगों को टारगेट किया जो वाइन पीते भी नहीं थे। वाइन पीते ही नहीं थे मतलब बियर और कॉकटेल पीने वाले। अच्छा। अमेरिका में बियर और कॉकटेल का बाजार वाइन से 3 गुना बड़ा था। उन्होंने सोचा इन लोगों को वाइन की दुनिया में कैसे लाया जाए, तो उन्होंने भी वही 4 एक्शन फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया होगा। हूबहू वही लॉजिक। पहला एक्शन एलिमिनेट। उन्होंने वाइन की दुनिया से जुड़ी सारी जटिलताओं को खत्म कर दिया। जैसे कि बोतल के लेबल से टैनिन, ओक जैसे मुश्किल शब्दों को हटा दिया। वाइन को सालों तक रखने एजिंग की जरूरत को खत्म कर दिया। उनकी वाइन ऐसी थी जिसे आप खरीदें और उसी रात पी लें। इससे तो वाइन चुनना बच्चों का खेल हो गया होगा। और यही उनका मकसद था। दूसरा एक्शन रिड्यूस। उन्होंने वाइन के स्वाद की जटिलता को कम कर दिया। उनकी वाइन मीठी, फ्रूटी और पीने में बहुत आसान थी, जो पहली बार वाइन पीने वालों को बहुत पसंद आई। ओके। साथ ही उन्होंने विकल्पों की संख्या को घटाकर लगभग खत्म ही कर दिया। शुरुआत में सिर्फ एक रेड वाइन शिराज और एक व्हाइट वाइन शॉर्डने, बस, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन क्या इससे वाइन की अपनी पहचान ही खत्म नहीं हो गई? मतलब जो वाइन के शौकीन हैं वो तो इसे वाइन मानेंगे ही नहीं। क्या येलोटेल ने एक ग्राहक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे को हमेशा के लिए खो नहीं दिया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और जवाब है हाँ। उन्होंने उस वर्ग को खो दिया और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह उनके ग्राहक थे ही नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सर्क डू सोले को इस बात की परवाह नहीं थी कि पारंपरिक सर्कस के फैन उनके बारे में क्या सोचते हैं। राइट। येलोटेल का लक्ष्य वाइन के जानकारों को खुश करना नहीं, बल्कि बियर पीने वालों को एक नया मजेदार विकल्प देना था। तो फिर उन्होंने बढ़ाया और नया क्या बनाया? रेज और क्रिएट क्या था उनका? तीसरा एक्शन रेज। उन्होंने चयन करने में आसानी और मजेदार होने का एहसास बढ़ाया। और चौथा एक्शन क्रिएट। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वाइन इंडस्ट्री में किसी ने नहीं सोचा था। क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही सरल, रंगीन और जीवंत लेबल बनाया जिस पर एक कंगारू था। ये तुरंत ध्यान खींचता था। हाँ, वो पीला लेबल और कंगारू, वो तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और उन्होंने रिटेल स्टोर के कर्मचारियों को आउटबैक थीम्ड वाले कपड़े जैसे टोपी और जैकेट दिए और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन कर्मचारियों को भी ये वाइन पसंद आई क्योंकि इसे ग्राहकों को समझाना बहुत आसान था। तो दोनों ही मामलों में, चाहे वो सर्कस हो या वाइन, उन्होंने अपना ध्यान प्रतिद्वंदियों से हटाकर गैर ग्राहकों पर केंद्रित किया।
सही पकड़ा। उन्होंने उन लोगों से पूछा जो उनकी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे कि आप हिस्सा क्यों नहीं हैं, और फिर उन सारी बाधाओं को एक एक करके हटा दिया। बिल्कुल, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किस्मत से मिले आइडिया नहीं थे। अच्छा, हाँ, इन नीले सागरों को खोजने के कुछ व्यवस्थित तरीके बताए गए हैं। कुल 6 रास्ते हैं जो आपको अपने उद्योग की सीमाओं से बाहर सोचने में मदद करते हैं। 6 रास्ते? हाँ, आज हमारे पास सभी 6 पर बात करने का समय तो नहीं है, लेकिन चलिए 3 सबसे दिलचस्प रास्तों को देखते हैं जो सोचने का नजरिया है बदल देते हैं। जरूर, ये सुनना दिलचस्प होगा कि इसे करने का कोई सिस्टम भी है। तो पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है वैकल्पिक उद्योगों को देखना। वैकल्पिक उद्योग। हाँ, कंपनियां अक्सर सिर्फ अपने ही उद्योग के प्रतिद्वंदियों को देखती हैं, जैसे एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन को देखती है। लेकिन ग्राहक ऐसा नहीं सोचते, वो विकल्पों के बीच चुनाव करते हैं। सोचिए, किसी को 400 मील दूर जाना है, वो प्लेन से भी जा सकता है और कार से भी। प्लेन तेज है पर महंगा और झंझट भरा है, एयरपोर्ट जाओ, सिक्योरिटी चेक। हाँ, बहुत समय लगता है उसमें। और कार सस्ती और सुविधाजनक है पर बहुत धीमी है। तो इस सोच से कोई नया बिजनेस कैसे बन सकता है? यहीं पर नेटजेट्स का आइडिया आया। उन्होंने देखा कि कॉर्पोरेट यात्रा के लिए 2 ही विकल्प थे, या तो कमर्शियल एयरलाइन से उड़ान भरो जिसमें एयरपोर्ट पर घंटों बर्बाद होते हैं, या फिर एक प्राइवेट जेट खरीदो जो बहुत ही ज्यादा महंगा है। राइट। नेटजेट्स ने इन दोनों के बीच की जगह को भरा। उन्होंने फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट बनाया। फ्रैक्शनल ओनरशिप मतलब आप एक पूरे जेट के बजाय उसका एक हिस्सा खरीदते हैं। इससे आपको प्राइवेट जेट की स्पीड और सुविधा मिली, लेकिन कमर्शियल एयरलाइन की फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत के आसपास। उन्होंने अपना मुकाबला दूसरी एयरलाइन से नहीं किया, बल्कि कार से यात्रा करने के विकल्प से किया। ये तो बहुत स्मार्ट है। मतलब ये देखना कि ग्राहक असल में किन चीजों के बीच चुनाव कर रहे हैं, भले ही वो अलग अलग उद्योग हों। अगला रास्ता क्या है? एक और बहुत मजबूत रास्ता है, तीसरा रास्ता, खरीदारों की श्रृंखला को देखना। खरीदारों की श्रृंखला? एक उद्योग अक्सर एक ही तरह के खरीदार पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन किसी भी खरीद में 3 तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। एक होता है खरीदार, परचेसर, जो असल में पैसे देता है। दूसरा उपयोगकर्ता, यूजर, जो उत्पाद का इस्तेमाल करता है। और तीसरा प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर, जो खरीद के फैसले को प्रभावित करता है। अक्सर कंपनियां सिर्फ खरीदार पर ध्यान देती हैं। इसका कोई उदाहरण है जहां किसी ने उपयोगकर्ता पर ध्यान देकर बाजार बदल दिया हो? फाइनेंशियल डेटा इंडस्ट्री में ब्लूमबर्ग इसका बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, ब्लूमबर्ग। हाँ, 1980 के दशक से पहले इस इंडस्ट्री में कंपनियां आईटी मैनेजर्स पर ध्यान केंद्रित करती थीं, क्योंकि वही सिस्टम खरीदने का फैसला करते थे और आईटी मैनेजर्स के लिए कीमत सबसे जरूरी होती थी। लेकिन माइकल ब्लूमबर्ग, जो खुद एक ट्रेडर थे, उन्होंने अपना ध्यान आईटी मैनेजर्स, खरीदार से हटाकर ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स, उपयोगकर्ता पर लगाया। उन्होंने उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने एक ऐसा टर्मिनल बनाया जो ट्रेडर्स की जिंदगी आसान बनाता था। उसमें 2 स्क्रीन थीं, बिल्ट इन एनालिटिक्स टूल्स थे और एक इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर था जिससे ट्रेडर आपस में बात कर सकते थे। अच्छा। ये सिस्टम उपयोगकर्ताओं को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने आईटी मैनेजर्स पर उसे खरीदने के लिए दबाव डाला, भले ही वो दूसरों से कहीं ज्यादा महंगा था। तो मतलब उन्होंने एंड यूजर को इतना पावरफुल बना दिया कि खरीदार को मानना ही पड़ा। बिल्कुल। ब्लूमबर्ग ने समझा कि अगर उपयोगकर्ता खुश है तो खरीदार को झुकना ही पड़ेगा। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब सिर्फ ये देखने से कि असली उपयोगकर्ता कौन है और उसकी जरूरत क्या है, पूरा बाजार ही बदल गया। चलिए एक और रास्ते की बात करते हैं। उन चीजों के बारे में क्या जो हमारे उत्पाद का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उसके अनुभव को प्रभावित करती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और वो है चौथा रास्ता, पूरक उत्पादों और सेवाएं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पूरक उत्पाद। हाँ, बहुत कम उत्पाद या सेवाएं अकेले इस्तेमाल होती हैं, उनके साथ कुछ और भी जुड़ा होता है। जैसे एक मूवी थिएटर जाने का अनुभव सिर्फ फिल्म पर निर्भर नहीं करता। सही बात है। पार्किंग ढूंढने की परेशानी, बेबीसिटर का खर्च, ये सब उस अनुभव का हिस्सा है। अगर आप इन समस्याओं को हल कर दें तो आप अपने बिजनेस के लिए एक नया बाजार बना सकते हैं। केतली वाला उदाहरण इस बात को अच्छे से समझाता है ना? बिल्कुल। यूके की चाय की केतली के बाजार का एक शानदार उदाहरण है। वहां बिक्री लगभग रुक गई थी
क्योंकि हर घर में पहले से ही एक केतली थी। तो कोई नई केतली क्यों खरीदेगा? यही सवाल था। फिलिप्स ने रिसर्च की और पाया कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या केतली नहीं बल्कि पानी में मौजूद चूना थी। अच्छा, वो जो सफेद परत जम जाती है। हाँ, जब पानी उबलता था तो चूना केतली में जमा हो जाता था और फिर चाय के कप में आ जाता था। हाँ, ये तो बहुत आम समस्या है। और मजेदार बात यह है कि केतली उद्योग हमेशा इसे सार्वजनिक जल आपूर्ति विभाग की समस्या मानता था। वो कहते थे ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलिप्स ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने एक ऐसी केतली बनाई जिसकी टोंटी में एक छोटा सा फिल्टर लगा था। ये फिल्टर पानी डालते समय चूने को कप में आने से रोक लेता था। अरे वाह! ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने बाजार में तूफान ला दिया। लोगों ने अपनी पुरानी केतलियां फेंककर नई फिल्टर वाली केतलियां खरीदना शुरू कर दिया। हाँ। कमाल है, फिलिप्स ने एक ऐसी समस्या का समाधान किया जो तकनीकी रूप से उनकी थी ही नहीं, और एक मरे हुए बाजार को फिर से जीवित कर दिया। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूँ तो मूल संदेश ये है कि अपनी इंडस्ट्री की चारदीवारी के अंदर देखना बंद करें, प्रतिस्पर्धा को भूल जाइए, इसके बजाय बाहर देखिए, दूसरे उद्योगों को देखिए, गैर ग्राहकों को समझिए और उन समस्याओं को हल कीजिए जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं थे कि उन्हें हल किया जा सकता है। बिल्कुल, ये प्रतिस्पर्धा को हराने की मानसिकता से प्रतिस्पर्धा को अप्रासंगिक बनाने की मानसिकता की ओर एक पूरा बदलाव है। हमने जिन फ्रेमवर्क्स पे चर्चा की, 4 एक्शन फ्रेमवर्क, 6 पार्ट्स, वे सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है बल्कि बाजार की सीमाओं को फिर से बनाने और नए अवसर खोजने के लिए व्यवहारिक उपकरण है। प्रैक्टिकल टूल्स। हाँ, ये आपको एक व्यवस्थित तरीके से लीक से हटकर सोचने में मदद करते हैं। ये वाकई किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री को देखने का नजरिया बदल देता है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से कोई भी इसे अपने काम में लागू करने के बारे में सोच सकता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि एक शानदार स्ट्रैटेजी बनाना एक बात है, लेकिन एक बड़े संगठन को उसकी सभी बाधाओं और अंदरूनी राजनीति के साथ इसे लागू करने के लिए कैसे तैयार किया जाए? हाँ, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत बताते हैं कि इसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह के नेतृत्व की जरूरत होती है। एक ऐसा नेतृत्व जो पूरे संगठन को एक साथ बदलने की कोशिश करने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं यानी टिपिंग पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करता है। पर यह अपने आप में एक और गहरी चर्चा का विषय है। सही बात है। चलिए, सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। किसी ऐसे उद्योग के बारे में सोचे जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, शायद जिसमें आप काम करते हैं या जिसके आप ग्राहक हैं। वो उद्योग अपने ग्राहकों से क्या समझौते करवा रहा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हर कोई बस मानकर चलता है, लेकिन जो अब असल में कोई खास मूल्य नहीं देती? इस ब्लू ओशन के नजरिए से देखें तो आपके आसपास कौन सा नया बाजार है जो बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है?